तो पहले ये बताओ, ज्योग्राफी से तुम लोग क्या समझते हो? कुछ समझते हो ज्योग्राफी से कि नहीं समझते हैं? कुछ तो समझते होगे भाई, क्या समझते हैं? मतलब अपने आसपास जो टोपोग्राफी है और मतलब पर्वत पहाड़, हाँ, इन सब चीजों की स्टडी करना। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी है। जियो, तो हमें ये सारी चीजें पढ़नी, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले 13.8 बिलियन ईयर एगो। इस दिन कुछ हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था भाई? इस दिन हुआ था धमाका। वो उठा लो, वो एक और बेंच थी ना अपनी, वो मैं अपने को पन्ना से 30, इस यहाँ से शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी की सबसे पहले, ठीक है। 13.8 बिलियन ईयर एगो एक इवेंट हुआ था जिसको हम कहते हैं बिग बैंग। तो बिग बैंग हुआ कैसे था? एक सिंगुलरिटी थी इसमें। सिंगुलरिटी समझते हो क्या होता है? तुम लोगों ने ब्लैक होल पढ़ा है? ब्लैक होल में इसको सिंगुलरिटी पढ़ा होगा, एक ब्लैक होल पढ़ा होगा ना तुमने। ब्लैक होल ऐसा इवेंट होराइजन होता है, फिर इसके नीचे एक पॉइंट होता है, ये कुछ बताता है। क्या बताता है? ये इवेंट होराइजन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ये टर्म पूछे जाते हैं, इवेंट होराइजन किससे रिलेटेड, सिंगुलरिटी किससे रिलेटेड। ये एक्चुअली है क्या? ये देखो, इसको समझो ऐसे। तुम्हारा ये जो स्पेस है ना, वो क्या है? एक कपड़े की तरह है, फैब्रिक है वो, ठीक है। इसको स्पेस टाइम फैब्रिक बोलते हैं इस पूरे को। तो जैसे ही तुम देखते हो कि जैसे ये कपड़ा है, ठीक है, ये स्पेस टाइम है, ठीक है। तो इसको पकड़ना, गंदा है लेकिन उसको पकड़ो ऐसे, इसको एक कोने पकड़ना। इसमें तुम वो बोतल उठा के रखना, इसमें ला हमें दे दो। अब जैसे तुम बोतल इसमें रखोगे तो देखो ये दब गया। तो जितना बहुत वेट होगा तो ये देखो दबता जाएगा, दबता जाएगा, दबता जाएगा, दबता जाएगा। तो ये क्या है? ये चीज स्पेस टाइम है और ये दब गया, ठीक है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ग्रेविटी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि कोई भी इस एक ब्लैक होल होता है ना, तो ब्लैक होल का एक एरिया होता है कि इस एरिया में तक तो तुम घूम लो जितना घूमना, वैसे तो कोई घूम नहीं पाता, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम इसके अंदर घुसे, जैसे ही इसको कहते हैं इवेंट होराइजन, जैसे ही तुम इसके अंदर घुसोगे तो तुम सीधे यहाँ घुस जाओगे। तो कहते नहीं है ब्लैक होल के अंदर कोई भी चला गया तो फिर बस नहीं निकल रहा, इवन लाइट भी नहीं निकल पाती। तो ऐसे ये सिंगुलरिटी थी। सिंगुलरिटी मतलब जहां पे बहुत सारा वेट, मास, ठीक है, और मतलब इतना ज्यादा था कि वो उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा थी, एक पॉइंट पे, बस एक पॉइंट, सिंगल सा पॉइंट था, और वो एक दिन क्या होगा? ब्लास्ट हो गया, फट गया। इसी को तुम क्या बोलते हो? बिग बैंग। ये तो पता होगा, बिग बैंग इवेंट बोलते हैं इसको। यहीं से तुम्हारा क्या हुआ? यूनिवर्स का बनना शुरू हुआ, और ये यूनिवर्स फैलता जा रहा है, इसको बोलते हो तुम इन्फ्लेशन। तो अगर इन्फ्लेशन, अगर टर्म्स आ जाए तुम्हारा कि इन स्पेस टाइम में इन्फ्लेशन क्या है, तो क्या है? यूनिवर्स का एक्सपेंशन, फैलना। समझ में आया? यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं ज्योग्राफी की, जब से पृथ्वी सब बनना शुरू हुई, ठीक है। अभी कुछ नहीं बना, अपन यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से कुछ है ही नहीं है अभी धरती, ठीक है। अब ये फैलता जा रहा है। अब इसमें क्या था? बहुत सारे मिनरल्स थे, एटम्स थे, मतलब दुनिया भर की चीजें थी, मतलब सीधी बात है, एनर्जी थी बहुत सारी, वो बाहर निकली, रिलीज हुई। तो ये सारे डायरेक्शन में घूम रहा है और ये फैल रहा है। इसके बारे में किसने बताया था? इसके बारे में बताया था एल्बर्ट आइंस्टीन ने। हाँ, वो तुम देख लेना जिसकी, ठीक है। बस ये वो किसी ना किसी साइंटिस्ट ने दी होगी, ठीक है। ये इस तरह से
फैल रहा है, ठीक है। अब ये तुम्हें कैसे समझ में आता है कि हमारा यूनिवर्स फैल रहा है या नहीं फैल रहा है? ये तुम्हें पता चलता है रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट से। पता है रेड शिफ्ट को पता है क्या होता है? लाल शिफ्ट नहीं पता तुम्हें? ये कभी नाम नहीं सुने तुम लोगों ने? भाई तुम्हारा यूनिवर्स, ये तो पता है यूनिवर्स फैल रहा है, तो यूनिवर्स फैल रहा है तो पता कैसे चलेगा कि यूनिवर्स फैल रहा है? तुम लोगों ने एक चीज सुनी है, ये तो नाम सुनाइयो अब, विबग्योर सुना है? ये तुम्हारा वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ को हिंदी में क्या कहते हैं? वेव को तरंग बोलते होंगे, वेवलेंथ अलग चीज, फ्रीक्वेंसी, हाँ ठीक है वही, ठीक है ये पता है। तुम्हें देखा होगा कि देखो कोई भी तुम, ये लोग रोड मोड पे रहते हो तो तुम्हें लाल रंग का कोई सिग्नल दिखाया जाता है दूर में, तुम्हें दिखाया जाता है। लाल रंग क्या होता है? लाल रंग की वेवलेंथ होती है ज्यादा, ठीक है, तो ये दिखता है, दूर से दिख जाता है। और इसकी ये तुम्हें पता है ना, कलर्ड में इस साइड से इस साइड जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है कम, एनर्जी होती है कम, लेकिन वेवलेंथ क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ये फैल रहा है तो हमें क्या हो रहा है? रेड शिफ्ट से पता चल रहा है कि लाल, जितना ज्यादा लाल जाता जाएगा, मतलब होता है एक टर्म होता है रेड शिफ्ट, समझ लो, ठीक है। तो वो इससे पता चलता है, लाइट की वेवलेंथ से हमें पता चलता है कि जो यूनिवर्स है वो क्या कर रहा है? फैल रहा है, क्योंकि जो स्टार्स हैं वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब स्टार्स क्या होते हैं? लाइट होती है, तो पता चलता है भाई कि एक समय पे ये स्टार यहाँ पे था, अब इससे, अब जब वो वेवलेंथ पकड़ेगा तो पता चल जाता है कि और दूर चला गया, तो कैसे पता चलता है? रेड शिफ्ट से पता चलता है। तो ये बेसिक चीज है। अब ये पता चल रहा है कि बिग बैंग जो इवेंट हुआ था वो आज तक, वो उसकी वजह से यूनिवर्स आज तक एक्सपेंड हो रहा है। ये चीज पहले समझ में आई। तुम लोग ये भी देखते होगे कि जो हमारी क्या बोलते, जो टेलीस्कोप्स हैं, हबल टेलीस्कोप हो गया, अभी जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, पता है, नाम तो सुने होंगे। हबल टेलीस्कोप पहले था, अभी भी है, लेकिन अब वो कुछ दिनों बाद समाप्त हो जाएगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो जेम्स वेब, पता है जेम्स वेब टेलीस्कोप का? नहीं सुना तुम लोगों ने? भाई जेम्स वेब टेलीस्कोप का नहीं सुना तुम लोगों ने? फिर बड़ी भाई दुनिया में जो पैदा हुआ है उसके जेम्स वेब टेलीस्कोप तो पता ही होगा। पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है? अब तो बहुत गंभीर समस्या है। एक हबल क्या है कि एक, तुम लोगों को ये पता है लैग्रांज पॉइंट क्या होते हैं? पता है? L1, L2, L3, L4, अब ये सारी चीजें देखो। ये सन है, ये अर्थ है, ठीक है, ये मान लो ये सन है, ठीक है। तो अर्थ में ऑर्बिट होते हैं कि नहीं होते? लो अर्थ ऑर्बिट होते हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट होते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं, ठीक, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होते हैं, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होते हैं कि नहीं होते? तो लो अर्थ ऑर्बिट में एक टेलीस्कोप घूम रहा है जिसका नाम है हबल। और एक है तुम्हारा लैग्रांज पॉइंट L1, L2 और शायद L3 और L4 और L5, ठीक है। यहाँ तुमने आदित्य मिशन के बारे में सुना है? आदित्य मिशन L1 पॉइंट पे रखा हुआ है। ये लैग्रांज पॉइंट क्या होते हैं? लैग्रांज पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पे सन की ग्रेविटी और अर्थ की ग्रेविटी जहां पे बैलेंस हो जाती है। नहीं आई समझ में? एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, छोटा ऑब्जेक्ट है, कहीं ना कहीं तो इनका बैलेंस हो रहा होगा ना, कहीं ना कहीं। जैसे मान लो कि एक बहुत विशाल क्या, एक इतना बड़ा पत्थर है, एक छोटा सा पत्थर है, लेकिन एक बड़ा पत्थर ऑब्वियसली बात है उसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी तो ज्यादातर एक्सटेंड होगा, लेकिन छोटे पत्थर की तो कहीं ना कहीं ग्रेविटी होगी, तो उसका भी इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं तो होगा। तो जिसका इन्फ्लुएंस, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि सन की ग्रेविटी जैसे मान लो यहाँ तक एक्स है
अर्थ की ग्रेविटी यहाँ तक है, ठीक है। तो इसके बाद तुम जाओगे तो अर्थ में गिरना शुरू हो जाओगे, और यहाँ चले जाओगे तो सन की ओर खिंचते चले जाओगे। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे इन दोनों की ग्रेविटी क्या होती है, बैलेंस होती है, उसे कहते हैं लैग्रांज पॉइंट। तो अब जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, भाई तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में नहीं पता। जेम्स वेब टेलीस्कोप इतना इंपोर्टेंट, मेंस में आ चुका पेपर। मेंस से मतलब नहीं है ये अब तक का ह्यूमन हिस्ट्री में, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, जो सबसे ज्यादा दूरी पे हमने भेजा है। और एक किस चीज के लिए, इवन बिग बैंग इवेंट्स जब हुआ था तो उसको भी ये आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको खोजने के लिए, उसमें से जो चीजें आज भी रिलीज हो रही हैं उन चीजों को भी पता लगाने के लिए पता कर। अब जैसे क्या है कि ये 13.8 बिलियन ईयर से अगो हुआ था, तो जो चीज हुई थी तो वो अभी भी ट्रेवल कर रही होगी, वो लाइट कर रही होगी ना भाई। अपन स्टार देखते हैं, सूरज देखते हैं, सूरज की रोशनी हमारे अर्थ पे आती है, कितने मिनट बाद आती है? 8 मिनट बाद आती है, ठीक है। 8 मिनट लगते हैं उसको। जैसे हमें स्टार दिखता है टिमटिमाते हुए, तो अभी हमारे पास में जो सबसे नियर में जो स्टार है, उसकी भी जो लाइट हमारे पास आती है वो 4 साल में आती है, ठीक है। और जो बहुत दूर दूर से जो स्टार, तो वो हमें, अगर उस स्टार पे कोई प्लानेट होता उसके आसपास वो हमें देखता, तो हमें कहां से दिखता? 4 साल पहले की अर्थ दिखती, उसको दिखती। और दूर मान लो कोई चीज, और जो यहाँ पे अगर मान लो बिग बैंग के आसपास अगर अपन ही अर्थ को जो देख ही नहीं सकते, मैं तो बता रहा है कि अगर वो देखता तो हमें उसको अर्थ ही नहीं दिखती, क्योंकि अर्थ तो बनी है 4.6 बिलियन ईयर है वो। समझ में आया तुम लोगों को थोड़ा बहुत भी कि क्या है ये सारी कहानी? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप इसलिए भेजा गया है, जो ये सारी चीजें जो आज मतलब इवेंट्स हो रहे हैं या डीप स्पेस में जो सारी चीजें चल रही हैं उनके बारे में पता लगाने के लिए कि क्या है, स्पेस कैसे बना, यूनिवर्स कैसे बन रहा है, स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है, ब्लैक होल कैसे हो रहे हैं, ये सारी चीजें। डार्क एनर्जी के बारे में सुना होगा तुम लोगों ने, सुना है कि नहीं सुना है? डार्क एनर्जी, डार्क मैटर सुने हैं कि नहीं सुने? जो दिखते नहीं है, समझ में आया? तो ये सारी चीजों के लिए ये है। तो इतनी चीज समझ में आई। ये है तुम्हारा छोटा सा बिग बैंग। अब आया एक समय क्या आया? अब ये फैल गया ऐसे ही हमारा अब हमारा बनने के लिए हमारा सोलर सिस्टम बनेगा, एक गैलेक्सी बनेगी। तो हम इतने लेवल पे नहीं जा रहा। अब आता है 4.6 बिलियन ईयर एगो की बात चल रही है। इस समय क्या था, एक अब जैसे अब जैसे इतना सारा जो पदार्थ है जो बेसिकली फैल गया, जो तो वो क्या हो गया, क्लाउड में, मतलब डस्ट ही डस्ट हो जाएगा स्पेस में कि नहीं। तो उस ऐसे डस्ट फैल गया पूरे में। तो इस डस्ट को क्या बोलते थे? नेबुला क्लाउड। नाम सुना है इसका कि बिल्कुल नहीं सुना है? सुना है नेबुला क्लाउड। अब नेबुला क्लाउड में क्या है, अब इसमें क्या है कि भाई डस्ट है। अब डस्ट है तो भाई सब डस्टों की क्या होगी, छोटी छोटी ग्रेविटी होगी, तो वो आपस में अट्रैक्ट होते गए बहुत सालों तक होते रहे। और ये छोटी मोटी बात नहीं, बिलियन ईयर तुम्हारा 1 साल में जन्मदिन आ जाता है। समझ में आया? तुम्हारा 1 साल में जन्मदिन आ जाता है, तो 50 60 70 80 साल में आदमी निपट जाता है। समझ में आया? ये बिलियन ईयर एगो की चल रही है कहानी। ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये देखो 13 बिलियन, समझा? बिलियन। अभी हमारी अर्थ बनने में से 4.6 बिलियन ईयर एगो हुए। हमारे यहाँ लाइफ आई है 3.5 बिलियन ईयर एगो। और ह्यूमन की अभी शुरुआत हुई है 10 लाख साल पहले। और मॉडर्न ह्यूमन जो हम हैं आज के दौर में, उनकी शुरुआत हुई है 20-30 हजार साल पहले, जिन्हें अपन बोलते हैं होमो सेपियंस। ये कब की कहानी? ये अभी की बात है। और ये पृथ्वी कितनी बड़ी है, इसमें डायनासोर भी रह चुके हैं। डायनासोर 50 मिलियन ईयर तक रहे थे।
अभी हम सिर्फ 10 लाख तक सालों से हैं, और वो भी अभी अभी हमारा इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। और वो 50 मिलियन मतलब कितने होते हैं 50 मिलियन, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, ठीक है। 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, मतलब वो 5 करोड़ सालों तक, 5 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर रहे, और हम अभी अभी पैदा होना शुरू हुए हैं। मतलब हमारा अगर कह सकते हैं तो 10-12 साल, 10-12 हजार साल हुए हमें ह्यूमंस को, जब से हम लोगों, नहीं तो हम समझ में आ रही है चीज है। और वो लोग 5 करोड़ साल तक पृथ्वी पर आए। तो ये है तुम्हारा नेबुला क्लाउड। अब नेबुला क्लाउड बना तो इसके बाद क्या हुआ, स्टार का फॉर्मेशन। स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ, देखो स्टार का फॉर्मेशन होने के लिए क्या होता है, सुनो ध्यान से। एक क्लाउड जो है वो पास आए, ठीक है, पास आए तो जो गैस थी, कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन। अब जब चीजें पास आती हो, ये कोई छोटा मोटा क्लाउड नहीं है कि तुम बोर्ड में समझ लो, इतना बड़ा क्लाउड के पृथ्वी जैसी उसमें हजारों लाखों पृथ्वी घुस जाए, इतना बड़ा क्लाउड है। वो आपस में आने दो, ठीक है। जब वो आपस में आया तो हाइड्रोजन जो थे वो आपस में, अब इतना सारा जब पास आएगा तो प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें जो हाइड्रोजन गैस थी वो क्या हो गई, फ्यूज हुई। और फ्यूज हुई तो कौन सी रिएक्शन हुई, हाँ वही न्यूक्लियर फ्यूजन हुई। तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन एनर्जी बनी और प्लस हीलियम बना, ठीक है। और इस जो ये एनर्जी बनी, इसी से स्टार ग्लो होने लगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा बने तो अनगिनत थे, हमारा जो सूरज था वो बन गया यहाँ पे सन, ठीक है। और जैसे ही एक दिन हाइड्रोजन पूरा खत्म हो जाएगा, उस दिन हमारा जो सूरज हो जाएगा वो हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो ये सांस है। तो यहाँ स्टार फॉर्मेशन हो गया, लेकिन एक क्लाउड है, समझ रहे हो, एक क्लाउड है। अब क्लाउड में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, गैसियस पार्टिकल्स होंगे। तो जो सॉलिड पार्टिकल्स थे ये हटा दें हम, समझ में आ रही है सारी चीजें कि नहीं आ रही है। जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो कोलाइड हुए और उनने क्या बनाया, सॉलिड प्लैनेट बनाए। तो 4 हमारे सॉलिड प्लैनेट है, कौन कौन से, मरकरी, वीनस, अर्थ, और इसके बाद आता है मार्स। और जो इसके बच गए, ये आपस में ऐसे ऐसे घूम रहे हैं आज तक, वही है जो तुम सोचो उस लेवल के जो एस्ट्रॉयड है, एक एस्ट्रॉयड पूरी पृथ्वी को खत्म कर सकता है। वो अनगिनत मिलियंस बिलियंस ऑफ एस्ट्रॉयड आज भी घूम रहे हैं। और जो बाद के जो गैसेस बची थी, जो गैसेस थी वो क्या थी, सन की वजह से, सन की वजह से जो सन की हीट पड़ी तो सॉलिड को तो बहा नहीं पाए, वो गैसेस को यहां से ढकेल दिया। और उन गैसेस का फिर कोलाइडेशन होने के बाद जो बना जुपिटर। ये पूरा क्या है, गैसियस प्लैनेट है। यहाँ तुम पैर नहीं रख सकते, पैर रखोगे तो यहाँ पहले तो निपट ही जाओगे तुम, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये सब गैसियस है। इसके बाद आता है, क्या आता है, सैटर्न, इसके बाद आता है यूरेनस, इसके बाद आता है नेपच्यून, और यहाँ पे आता है प्लूटो। और उसके बाद आती है एक और डिस्क ऐसी, जैसे बोलते हैं केपलर डिस्क, समझ में, लिख लो उस साइड, केपलर बोलते हैं इसको। और जो तुम्हारे इसके बाहर जो तुम्हारे चीजें बची हैं वो से क्या बोलते हैं, इंटरस्टेलर स्पेस। अभी तुम्हें बताओ, इंटरस्टेलर अर्थ का सबसे ह्यूमन का बनाया हुआ एक स्पेस, जैसे बोलते हैं ना सैटेलाइट, क्या बोलते हैं उसको, स्पेस क्राफ्ट, एक मात्र दो ही है जो इंटरस्टेलर स्पेस में गए हैं। क्या नाम है उनका, ये नहीं है, ये तो यही है, ये तो अर्थ के पास में ही है, ये थोड़ी ना है।
नहीं पता भाई, ये तो बहुत गंभीर समस्या है, ये नहीं पता भाई। तुम लोगों को अनुभव भी हो रहा है कि स्पेस में, इंटर स्पेस में, ये तो हमारा स्पेस है, इसको तो हम अपना सोलर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इस केपलर बेल्ट के बाद भी हमारा एक स्पेस, मतलब दो स्पेस क्राफ्ट हमारे गए हैं, जिनका नाम है, क्या नाम है, बिल्कुल नाम नहीं सुना। अगर वीडियो देखता होगा कोई धोखे से, कहता होगा क्या बोलता होगा, बोतल उठाओ, हथेली में डालो पानी और उसमें लगाओ डुबकी। ये है वोयाजर 1 और वोयाजर 2। ये तुम लोगों को नहीं पता? वोयाजर 1 और भाई वोयाजर 1 तो एकमात्र ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जिसमें ये हमने भेजा ही इसलिए है कि एक ना एक दिन हमें एलियंस ने, अगर ये भेजा ही इसलिए है कि एक ना एक दिन एलियंस के हाथ में आएगा, उन्हें पता चलेगा अर्थ के बारे में, क्योंकि हमने इसमें एक क्या रखा हुआ है, एक गोल्डन प्लेट रखी हुई है, पता है गोल्डन प्लेट? हाँ, मुंडी हिला रहे हो, हाँ कुछ तो रखा हुआ है गोल्डन प्लेट। एक सोने की प्लेट रखी हुई है, उसमें एक जैसे अपने डीवीडी प्लेयर होते हैं, सीडी प्लेयर होते हैं, ऐसे उसमें पूरा एक रिकॉर्डर रखा हुआ है और वो प्लेट रखी हुई है, ठीक है। और उसमें सारी चीजें हिंदुस्तान की, सारी, इवन चिड़ियों की आवाज है, ठीक है, अपने इंडिया के कुछ सॉन्ग्स वगैरह है उसमें, ताजमहल की फोटो है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के जो हिस्टोरिकल चीजें हैं वो सब इसमें डाली गई हैं। और उसको बताया भी क्या है कि कैसे इसको प्ले करना है, कि एक दिन एलियंस को ये पता चलेगा तो उन्हें पता चलेगा कि अर्थ एक प्लानेट है जहाँ पे जीवन है। अब तो मैं समझ आया, इतना इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, समझ में आया? ये एलियंस के लिए बनाई गई चीजें हैं, ये एलियंस हो अगर, क्योंकि ये चीज, और सबसे बड़ी बात क्या है, अर्थ पे जीवन क्यों है? इस पे, मार्स पे, वीनस पे, मरकरी पे, इनमें जीवन नहीं है। जल है, और एक पट्टी है, क्या नाम है उसका, उस पे अपना पृथ्वी आती है, नाम नहीं पता। एक ये पट्टी, जे इस पे ये भी आता है, मार्स भी आता है, इसे बोलते हैं हैबिटेबल जोन, ये इसे गोल्डी जोन भी बोलते हैं। ये आ चुका है यूपीएससी पेपर में, या ये आया, ये आया, समझ में आया? तो एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसी जगह होती है जहां पर जो पानी होता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। अगर तुम इससे यहाँ पे चले जाओगे तो पानी क्या हो जाएगा, भाप बन जाएगा, और इस साइड चले जाओगे तो पानी क्या हो जाएगा, आइस बन जाएगा, सॉलिड में पहुंच जाएगा। और सॉलिड में अगर पहुंच गया तो कभी भी कुछ पैदा ही नहीं हो पाएगा उस पर, तो लिक्विड फॉर्म में होना जरूरी है। समझ में आया ये चीज? और लिक्विड फॉर्म में क्यों होना जरूरी है? क्योंकि हमारी अर्थ पे जीवन शुरू हुआ था पानी से। तो ये एक्सपेक्टेशन है कि ऐसे हैबिटेबल प्लानेट हमारी गैलेक्सी में भी मिलियंस और बिलियंस ऑफ प्लानेट हैं। तो हो सकता है कि उनमें भी कोई ना कोई सिविलाइजेशन, जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन इवॉल्व हुई है, वैसे ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी फॉर्म में सिविलाइजेशन इवॉल्व हो गई होगी। क्योंकि आज तक सिर्फ अभी तक वोयाजर गया है, हमारा जो जाने का एक तरीका, मतलब ये सब चीजें जो जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है, ये सब हैबिटेबल जोन देख रहे हैं, प्लानेट देख रहे हैं, वहां के जीवन को देख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक ना एक दिन तो पृथ्वी खत्म होनी है। क्योंकि जिस दिन सूरज जाएगा उस दिन पृथ्वी चली जाएगी, और सूरज जाएगा पृथ्वी चली जाएगी। तो लोगों को पता है सूरज जाएगा पृथ्वी चली जाएगी, पता है कि नहीं पता है? पता है, एनर्जी तो जाएगी, लेकिन जब सूरज की जो ग्रेविटी है ना, वो हमारी अर्थ को हैबिटेबल जोन में रख के बैठी हुई है। अगर सूरज का साइज बढ़ जाए, फूलेगा वो एक समय के बाद, ठीक है, जब सुपरनोवा होने से पहले वो फूलेगा,
जब क्या होता है कि जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो हीलियम क्या होगी, फूलेगी, तो सूरज बढ़ता चला जाएगा। सूरज बढ़ेगा तो अर्थ क्या है, वो हैबिटेबल जोन से खिसक जाएगी। चाहे वो बैलेंस रहे लेकिन हैबिटेबल जोन से खिसकी तो जैसे हमारे और प्लानेट है वीनस, मरकरी, मार्स, वैसे ही हमारी अर्थ का हाल हो जाएगा। और एक दिन भी अगर पृथ्वी हमारी खिसकी तो एक दिन में जीवन खत्म। मैं कह रहा हूँ पृथ्वी अगर घूमना बंद कर दे तो उसी सेकंड, एक सेकंड में 99.99% लोग और प्राणी सब खत्म हो जाएंगे। समझ में आ रहा है तुम लोगों को ये सब चीजें? तुम्हें तो पता है पृथ्वी घूमती है अपनी एक्सेस पे, तुम भी घूम रहे होते हो, हैं? पता है कि नहीं पता है? इतना तो पता ही होगा कि तुम घूम रहे हो, तुम भी चक्कर लगा रहे हो सूरज के। अगर तुम घूम नहीं रहे होते तो डे और नाइट कैसे हो रहा था? तुम्हें क्या लग रहा है कि सूरज क्या, सूरज को क्या बोलते हो, मामा, पापा, दादा? तो जो सूरज है वो इधर से इधर भाग रहा है, सूरज नहीं भाग रहा है, हम घूम रहे हैं। तो जो साइड सूरज की नॉर्थन हेमिस्फीयर में पड़ गई, मतलब इस साइड नॉर्थन हेमिस्फीयर में नहीं, जो इस साइड पड़ गई तो वो हमारी साइड डे है, और वेस्टर्न कंट्री साइड नाइट है। और जब हमारी पृथ्वी घूम जाएगी तो हम नाइट की ओर आ जाएंगे, वो डे की ओर आ जाएंगे। सूरज भी घूम रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो तुमसे मतलब नहीं रखता, उसके बड़े बड़े इशू, समझ में आया? उसका कोई और सेंटर है, वो उसका रिवॉल्व कर रहा है। और जब हमारा अर्थ जो है वो एक चक्कर लगा लेती है सूरज का तो 1 साल हो जाता है। सब चक्कर लगा रहे हैं, मरकरी चक्कर लगा रहा है 88 दिन में, वीनस चक्कर लगा रहा है, अर्थ चक्कर लगा रहा है, मार्स चक्कर लगा रहा है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और ये जो घूमते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, समझ में आया? और यूरेनस एकमात्र ऐसा है जो ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। समझ में आया कि नहीं आया? हैं? तो हम कहाँ पे पहुंच गए? हमने अपना सोलर सिस्टम बना लिया, अर्थ बना ली, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं। तो अर्थ तक समझ में आ गया, अर्थ बन चुकी है, सोलर सिस्टम बन चुका है। अब अर्थ में आते हैं, अभी कहाँ आते हैं हम? यूनिवर्स। अब यूनिवर्स से सोलर सिस्टम, अब हम आते अर्थ में। समझ में आ गया? ये लिख लिया है बोजर मोजर, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप की नहीं, देखना घर पे जाके। कभी खोलते हो किताबें तुम लोग? किताब नहीं तो ये नोट्स खोलते हो कि नहीं खोलते हो? अब आते हैं अर्थ पे। ये है भाई अर्थ, ठीक है। अब जब अर्थ बनना शुरू हो रही थी तो अर्थ क्या थी? ऑब्वियसली बात है कि जब सॉलिड पार्टिकल हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से ठीक है वो बन भी गए, ठीक है। तो अर्थ अभी से अर्थ है, ठीक है। एक भभकता हुआ, मतलब जलता हुआ पिंड था, ठीक है। इसके इनिशियल फेज में क्योंकि बहुत सारे कॉलिजन हो रहे थे उस समय, क्योंकि डस्ट पार्टिकल चारों तरफ थे, तो एक डस्ट पार्टिकल मतलब एक कॉलिजन और हुआ। और पहले अर्थ बहुत स्पीड में घूमती थी, इतनी स्पीड में घूमती थी, धड़ाधड़ धड़ाधड़। एक कॉलिजन हुआ और इससे एक पार्ट, मतलब एक कोई ऐसा बड़ा पार्टिकल है और वो टकराया दूसरे से, तो इसके भी कुछ पार्टिकल्स निकले होंगे, इसके भी कुछ पार्टिकल्स निकले होंगे, और ये पार्टिकल निकल के घूमते 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 एक दिन क्या हो गए? खुद कोलाइड हो गए, बन गए, मतलब एक पिंड बन गए। और उस पिंड को बोलते हैं मार्स, वो सॉरी चंद्रमा, मून। समझ में आ गया? मून आया, और मून की वजह से अर्थ और मून क्या हो गए? इंटरलॉक्ड हो गए, एक दूसरे से बंध गए।
तुम्हें पता है? हाँ, ग्रेविटी के वजह से ही तो इंटरलॉक्ड है अर्थ और मून्स की ग्रेविटी की वजह से इंटरलॉक्ड। ठीक है, अब तुमने कभी भी चंद्रमा का दूसरी साइड तुम कभी नहीं देखते हो, कभी देख ही नहीं सकते तुम। तुम्हें जब भी दिखाई देगा चंद्रमा का एक पार्ट दिखाई देगा बस, क्योंकि घूम सब रहे हैं, ऐसा नहीं है, घूम सब रहे हैं, लेकिन जितना ये घूम रहा है वैसे ये घूम रहा है। ठीक है, तो वो भी घूम जाता वो भी घूम जाता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा लेकिन उसमें ज्यादा अंतर नहीं नजर आता। जैसे एक कटोरी मान लेते हैं, वहाँ पे रखेंगे तो वो ऐसे ही घूमेगी इस टाइप। हाँ, तो पृथ्वी से उसका पीछे वाला भाग- जे इसका क्या होता है, सुनो, पीछे वाला भाग क्या होता है कि मून का जो एक्सिस है ये वाला और रिवॉल्यूशन है, ठीक है, वो क्या है, सेम है। तो मतलब जितने दिनों में इसको रिवॉल्व करना उतने ही दिनों में इसको अपनी एक्सिस पे घूमना है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये घूमेगा, ये समझ रहे हो तुम लोग, जब ये अपने घूम रहा है उतने में ही रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे घूम रहा है, तुम समझ रहे हो, ये हम अर्थ हैं, ये घूम रहा है, हम भी घूम रहे हैं, उसी मतलब थोड़ी बहुत, तो ये घूम रहा है अपने में, तो ये कभी पलट नहीं पाता, हमारे लिए हमेशा एक जैसा ही दिखता है, क्योंकि उतने हम भी घूम जाते हैं, तो वो घूमना तो चाहता है उस साइड से, समझ, इसीलिए इसको कहते हैं इंटरलॉक्ड है। इसलिए तो तुम बोलते हो कि एक फार साइड होती है, एक नियर साइड होती है। तो हमारा जो अभी चंद्रयान आया है वो फार साइड में गया है, उसकी अंधेरी वाली जगह पे। साउथ पोल तो अलग चीज है, नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग चीज है, एक नियर साइड होती है, एक फार साइड होती है। ठीक है, और ऐसा नहीं होता है कि फार साइड में सूरज नहीं आ रहा। भाई तुम ये समझो कि जब ये मून है, ये अर्थ है, तुम लोग समझ रहे हो, ये सन है, ये अर्थ है, ये तुम्हारा मून है। ठीक है, मतलब कहीं मान लो, यहां मान लो, जहां मानना, तो मैं ये दिखता है ऐसे, चांद की चांदनी दिखती है कि नहीं। अब तुम्हें इतना तो पता चल गया कि हमें देखना तो यही है, क्योंकि ये घूमेगा, ये भी घूमेगा, और ये एक्सेस भी में घूमेगा, लेकिन जैसे जो ये घूम रहा है तो बोल कर, तो ये भी वैसे ही घूम रहा है, तो हमें एक साइड दिखता है। तो ऐसा नहीं है कि इस साइड सूरज नहीं पड़ता, जब ये घूमेगा तो तुम ये सोचो कि जब ये इस साइड आ जाएगा तो हमें अभी भी यही दिख रहा है, लेकिन सूरज इस साइड जा रहा है, तो हमारे लिए वो क्या हो गई, अमावस्या। आया समझ में? क्योंकि सूरज हमें इस साइड दिखेगा तो क्या दिखेगा, अंधेरा। तो ऐसा नहीं है कि फार साइड में सूरज नहीं उगता है, तुम्हें वो दिखता नहीं है, क्योंकि तुम उसे देख नहीं पाते हो। तो हमें आज तक नहीं पता फार साइड में है क्या, हमें जो भी दिखता है चंद्रमा वो एक साइड का दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके उस साइड सूरज नहीं उगता। जब वो उस साइड जाता है तो सूरज उगता है, और हमें वो दिखता है अमावस्या के फॉर्म में। समझ में आया? मतलब ऐसे अमावस्या 15-15 दिनों में चेंज होती रहती है, जो अमावस्या आता है पूर्णिमा, और ऐसी तरह से तुम्हें इक्लिप्स पता चलता है। इक्लिप्स पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? इक्लिप्स समझ तो, ग्रहण। अगर मान लो ये तुम लोग देखते हो कि चंद्र ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण लग गया, ये सब ग्रहण बनने लग गए, कैसे दिखते हैं? अगर मान लो कि सूरज के सामने चंद्रमा आ जाए तो क्या सा ग्रह हो जाए। अब जैसे तुम्हारा सूरज है इतना, चंद्रमा है पास में, ठीक है, और सूरज तुम्हें दूर है, तो सूरज तुम्हें इतना दिख रहा है, चंद्रमा भी तुम्हें इतना नहीं दिख रहा है, लेकिन सूरज नहीं समझ में आ रहा। जैसे मान लो कि देखो सूरज है इतना बड़ा, सूरज तो बहुत बड़ा है, लेकिन सूरज तुम्हें कितना दिख रहा है, इतना दिख रहा है, चंद्रमा भी तुम्हें इतना ही दिखता है। सूरज और चंद्रमा तुम्हें कितने बड़े बड़े दिखते हैं, इवन तुम्हें चंद्रमा भी कभी बड़ा दिखता होगा। तो जब सूरज के सामने ये चंद्रमा आ जाएगा, जैसे तुम्हारी ये 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों ने कितना ढक दिया, कुछ नहीं ढक पा रहा, लेकिन ये 5 उंगलियां हम यहाँ पे रख दें तो तुम 5 ढक गए, करके देख लो।
तो जे जब चंद्रमा जब तुम्हारी पृथ्वी के सामने और सूरज के सामने आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लग जाएगा। लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? है सूर्य ग्रहण हो गया, नहीं समझ में आया? तो ऐसे ये सूर्य ग्रहण होते हैं, ऐसे ये चंद्र ग्रहण होते हैं। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? तो तुम्हें ये याद रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो मून रहता है वो अर्थ का इंटरलॉक्ड है। इससे फायदा क्या हुआ, जब मून आया तो अर्थ का रोटेशन जो हो गया वो स्लो हो गया, 23 डेज समथिंग समथिंग, 23 आवर समथिंग समथिंग हो गया। ठीक है, तो नहीं तो इतना तेज घूमता था, इतना तेज घूमता था, तो उसकी वजह से क्या हो गया, जब मून आ गया तो मून की वजह से पूरा जो अर्थ था उसका एटमॉस्फेयर स्टेबल हो गया। अगर मून हटा दो ना, मून हटा दो, एक बार तुम्हें पता है कोल्ड वॉर चल रहा था, तो कोल्ड वॉर में अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे थे कि हमें रसिया को दिखाने के लिए अपनी ताकत, हमें चंद्रमा पे क्या फोड़ देना चाहिए, न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, तो साइंटिस्टों ने बोला अरे पागल, अगर चंद्रमा को कुछ हो गया तो तुम नहीं बचोगे, ना रसिया बचेगा ना कोई बचेगा, अर्थ ही निपट जाएगी। समझ में आया? तो मून, अभी तुमने सुना होगा मून थोड़ा थोड़ा खिसक खिसक के अर्थ से थोड़ा दूर जा रहा है, और अगर अर्थ से मून दूर जाएगा तो अर्थ की रोटेशन क्या होगी, तेज होगी या कम होगी, जो भी होगा, ठीक है, वो साइंटिस्ट जाने, लेकिन उससे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो इनस्टेबल हो जाएगा। तो मून है इसलिए अर्थ स्टेबल, इवन हैबिटेबल। तो इंडिया आ जाता है बाद में बीच में नाम, लेकिन अगर मतलब समझ रहे हो, तो अर्थ में जीवन होने के बहुत सारे रीजन है। एक सबसे बड़ा रीजन है, ये पता हमें पता चलता है हैबिटेबल जोन है में है। हैबिटेबल जोन से सब हमें इतना पता चलाता है कि जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता जब तक एटमॉस्फेयर उसका क्या ना हो स्टेबल। तो एटमॉस्फेयर स्टेबल किसने किया, मून ने, इंटरलॉकिंग है उसकी। अब इससे भी कुछ नहीं होता भाई, ये बताओ कि जिंदगी तो मून पे भी होनी चाहिए थी, लेकिन मून पे जीवन क्यों नहीं है, मार्स पे जीवन क्यों नहीं है? मार्स हैबिटेबल जोन में है कि नहीं है? मार्स के भी सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं इनको, प्राकृतिक उपग्रह, पता है तुम लोगों को? तो मार्स पे भी उपग्रह है, अर्थ का भी उपग्रह है, लेकिन मार्स पे जीवन नहीं है, मून पे जीवन नहीं है, अर्थ पे जीवन क्यों है बताओ? अभी तुम लोगों को दो रीजन पता चले हैं। मार्स में तो एक ही है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड, उसका जो कोर है वो हो गया, मतलब सॉलिड हो गया, तो अब उसका बढ़िया जिससे जो आती है सोलर फ्लेयर उसमें जाएगा, इससे वायुमंडल को बुरा नहीं है। यस, यही एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, तो अब हमें पता लगाना है, ये दो चीजें पता चल गई। अब हुआ, अब हुआ क्या, ये इतना समझ में आया, मून बन गया, अर्थ बन गया। तुम लोगों को समझ में आ रही है छोटी छोटी चीजें कि हवा में उड़ रही हैं? तुम्हें लग रहा होगा सीधा पढ़ेंगे अपन माउंटेन फाउंटेन, माउंटेन भी पढ़ेंगे, पहले समझो। ठीक है, तो अब अपन को पता चल गया सूरज का वो क्या है, ये हमारी अर्थ हो गई। ठीक है, ये अर्थ हो गई। तो अब क्या हुआ, सबसे पहले अब हमें तीसरी चीज जाननी है, वो है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बनी कैसे अर्थ पे? तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है, क्रस्ट। क्रस्ट सॉलिड पार्ट है, ये टोटल हमारा कुछ 30 से 70 किलोमीटर तक फैला हुआ है नीचे तक। ये दो टाइप के क्रस्ट होते हैं, एक होता है तुम्हारा कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, और एक होता है ओशियनिक। दो टाइप के क्रस्ट है। ये है हमारा 5 से लेके 10 किलोमीटर तक रहता है, ये हमारा लगभग 100,
ये टोटल ही 30 से 70 किलोमीटर तक है। 100 तक मतलब मैक्सिमम हो सकता है। हाँ हो सकता है, चलो मान लो 100 किलोमीटर लगभग। पहाड़ वहाड़ ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं। हाँ ठीक है, फिर ऐसे तो फिर हो ही जाएगा। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया, एक हो गया ओशियनिक क्रस्ट, ये दो चीजें समझ में आ गई। तो क्रस्ट आएगा, अब क्रस्ट के बाद आता है मेंटल। तो एक आता है अपर मेंटल और एक होता है लोअर मेंटल। अभी इससे पहले हमें तुम्हें एक चीज बतानी थी, क्या है कि जब अर्थ धधकता हुआ लावा थी हुआ करती, तो एक समय आया कि वो जमना शुरू हुई। ठंडी तो होगी ना कोई चीज, और वैसली बात होगी, तो ये ठंडी हो गई तो जो सरफेस हो गया वो हो गया क्रस्ट, मतलब सॉलिड हो गया। ठीक है, लेकिन सॉलिड के साथ साथ वो ऐसा नहीं है, वो ब्रिटल है। ब्रिटल मतलब लिख लो अब हिंदी में, मतलब टूट जाता है, ऐसा नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग है लेकिन टूट जाता है। अगर मोड़ेंगे तो वो इलास्टिसिटी नहीं है, टूट जाएगा। टूट जाएगा, हाँ वो इलास्टिक नहीं है, टूट जाएगा। ठीक है, इसके नीचे क्या बचा हुआ, लावा। ये क्या है, लावा। मेंटल मतलब पिघली हुई जो रॉक्स होती हैं उनको कहते हैं लावा। जब तुम्हारी ऊपर रॉक्स, ये जब तुम लोग देखते हो ना वोल्केनो होता है, वोल्केनो से जो ऊपर निकलती हैं उन्हें क्या होती है, वो मोल्टन रॉक्स ही तो होती हैं, वो जिन्हें अपन लावा बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आग की रुपये निकलते हैं ना। हाँ, आग की रुपये बहुत सारी। तो जब तुम देखते नहीं हो वोल्केनो के फॉर्म में जब ऐसे निकलती हैं, वो बिल्कुल लवकती हुई आग के फॉर्म में, मतलब लावा बह रहा है, कोई इरप्ट हो रहा है, कोई फट रहा है, कोई कुछ हो रहा है। ठीक है, तो वो ऐसी बहती रहती हैं, तो ये मोल्टन रॉक्स हैं। और जब वो जम जाती हैं तो उन्हीं को तुम इग्नियस रॉक बोलते हो। ठीक है, जब वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं तो उन्हीं को तुम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हो। और वही तुम्हारी जो सॉलिडिफाइड मतलब फिर से क्या हो जाती है, फिर से हाई प्रेशर और टेम्परेचर में फिर से पिघलना शुरू हो जाती हैं और जमना शुरू हो जाती हैं, उन्हीं को तो मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हो। तो इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, पता है ना, नाम सुना है कि नहीं सुना है? तुमने सुना है? आगने और फिर अवसादी और ठीक है, ये है चट्टानों के ना। तो ये कोई अलग से चीज नहीं है, यही है, मेंटल से ही निकलती हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है, और इस सुनना इस पूरे पार्ट को, इसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। नाम सुना है? और इसको बोलते हैं एस्थनोस्फेयर। पता है सब चीजें कि नहीं पता? वो एक किताब ले लो, सबसे बेस्ट है हिंदी, उसमें देखते रहना है। हाँ, तो वो उसमें ये हिंदी के मिल जाएंगे, यही बोलते हैं। तो ये लिथोस्फेयर होता है, एस्थनोस्फेयर होता है। अब इसके बाद क्या आता है, कोर। और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है तुम्हारा, लिख लो या, इसमें पाया जाता है सिलिकॉन, सिलिकेट प्लस एल्युमिनियम। इसमें पाया जाता है सिलिकेट प्लस मैग्नीशियम। ये ओलिवाइन रॉक होती है, ओलिवाइन रॉक। पता है कि सबकी नहीं पता है? क्या ना पता होता तो यहाँ क्यों होते? ठीक है, ये इतनी बेसिक चीज है। यहां से शुरू होता है कोर, और ये है तुम्हारा आउटर कोर, और आउटर कोर में भरा हुआ है आयरन। और ये कौन सा पार्ट है, मोल्टन, पिघला हुआ। अबे पता कैसे चलता है ये भी हम बता रहे हैं। और इसके नीचे आता है इनर कोर, और ये क्या है, सॉलिड। और यहाँ भी आयरन और निकेल भरा हुआ है। तो ये जो मोल्टन आयरन है और ये पिघला हुआ है, तो इसके मूवमेंट की वजह से क्या होती है, देखो क्या है कि हर एक मेटल जो होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक समझ लो। तो जब वो पिघला हुआ है तो उसमें जो मैग्नेटिज्म है उसका,
वो अपनी मैग्नेट बनाता है, तो मैग्नेट बनाता है तो ये ऐसे बनता है। ठीक है, ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? भाई तुम्हारा हर एक मेटल होता है वो लोहे चुंगम से चिपकता क्यों है? क्योंकि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती है? अगर तुम उसको पिघला दो, उसको लावा में कन्वर्ट कर दो, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो, तो ये सारी चीजें पता है कि नहीं पता है? हैं? कि बिल्कुल भी नहीं पता है? नहीं पता है तो अभी पता कर लो। ये जो मोल्टन क्या है, ये तुम्हारा ये आयरन, मोल्टन जो आयरन है, इसकी वजह से पूरा मैग्नेटिज्म बना हुआ है हमारे यहाँ, जिसे तुम बोलते हो जियो मैग्नेटिज्म। ठीक है, और इसमें अब इतना समझ में आ गया, ये रीजन है जिसकी वजह से हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमें देखना है वैसे मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड करती क्या है? ये है हमारी मैग्नेटिक, पूरे में फैली हुई है मैग्नेटिक फील्ड। अपन ऐसे मान के चलते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। अरे ये ऐसी जाती है मैग्नेटिक, यहां से निकलती है, यहां पर घुस जाती है, ये ऐसी। ठीक है, ऐसे फैली रहती है, वैसी ऐसी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड। और तुमने एक चीज देखी होगी कि हमारा जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ज्योग्राफिकली वो तो सेम है, लेकिन मैग्नेटिक जो फील्ड का जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो पता है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है हमेशा 10,000 साल में एक आध बार चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? इस मोल्टन की वजह से। ये अपना पोजीशन चेंज करता रहता है, तो ये कभी ऐसा होगा, कभी यहाँ से हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा चेंज होता रहता है। नहीं पता? ठीक है, नहीं पता है तो लिखते जाओ ये सारी चीजें। तो कभी भी तुमसे कोई पूछे कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होता है, उसके जो पोल्स होते हैं वो चेंज होते हैं, तो हाँ कहना चेंज होते हैं। अब कब चेंज होंगे? मेजॉरिटी ये देखा जाता है 10,000 साल या 12,000 साल पीरियड का एक वो होता है, और एक होती है अपनी जियोग्राफिकल पोल्स, जैसे क्या बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जियोग्राफिकल पोल चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक पोल चेंज हो रहा है। समझ में आया? तो ये याद रख लेना, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे पोल कैसे चेंज हो सकते हैं। अब ये करते क्या है, ये वही चीज बोला गया है, जैसे ये सन है, तो सन क्या है? सन तो भाई साहब खुला वो है, उसमें से बहुत सारी निकलती हैं चीजें। पता है सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं, पता है कि नहीं पता है? सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं, एक वो कोरोजल मास इजेक्शन, कोरोनल मास इजेक्शन, ये सारी चीजें निकलती हैं कि नहीं निकलती? सोलर फ्लेयर ये कुछ नहीं है, तुम्हारी सोलर रेडिएशन है। ठीक है, और जब अगर हमारे यहाँ अगर ये चीज नहीं होती ना, तो हमारे यहाँ जीवन आ ही नहीं पाता, क्योंकि ये हाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भरी रहती है। एक्सरे तुम लोगों को पता है, तुम लोगों को इतना पता चला कि नहीं पता चला? ये हटा दें, हटा ना। तुम्हें स्पेक्ट्रम पता है कि नहीं पता है? यहां होती है विजिबल लाइट, इस साइड होती है, कौन सी लाइट होती है? ये हमें ये समझ में नहीं आया। इस साइड माइक्रोवेव्स है, ये रेडियो वेव्स है, ये तुम्हारी इंफ्रारेड है, ये तुम्हारी यूवी लाइट है, तुम्हारी एक्सरे लाइट है,
और ये तुम्हारी कौन सी है, गामा। ये जो लाइट होती है वो होती है इंसोलेट आइसोलेट, क्या कौन सी लाइट बोलते हैं यार इन्हें, अरे हाँ वही, क्या बोलते हैं इनको, आयोनाइज गैसेस, आयोनाइज गैसेस नहीं, आयोनाइज होती है। आयोनाइज ये होती है नॉन आयोनाइज। ये लिख लो बेटा, ये आयोनाइज और नॉन आयोनाइज कौन कौन होता है। ये ऐसी होती है, इसमें क्या होता है, अगर यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज तुम्हारी बॉडी में टच हो गई ना, तो तुम्हारे पूरे जीन को वो एल्टर्ड कर देती, चेंज कर देती है। तुम्हें कैंसर हो सकता है उससे, स्किन कैंसर हो सकता है, मर हो सकते हो तुम। तो पता है एक्सरे में तुम्हारी आंखें बंद करा दी जाती हैं, एक्सरे में भयंकर प्रोटेक्शन होता है। एक्सरे रेज कौन सी, आयोनाइज है, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जनरली यूज होता है काय में, टीवी सिग्नल्स वगैरह में। जो तुम्हारी आजकल जो इंटरनेट वगैरह चल रहा है वो रेडियो वेव से चल रही है, ठीक है। ये तुम्हें पता है इस साइड जाने से क्या होता है, एनर्जी क्या होगी, क्या होगी एनर्जी, इस साइड कम होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एनर्जी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। एनर्जी फ्रीक्वेंसी अपोजिट होती है, फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। इस साइड इनकी इतनी एनर्जी होती है कि ये पेनिट्रेट कर जाती है शरीर के अंदर। आप समझ में आया कि ये चीज जो सोलर फ्लेयर्स होती हैं, इनमें गामा, एक्सरे, यूवी, ये गैसेस मतलब है तो उसमें सारी की सारी, ये सारी जो वेव्स हैं ये कहाँ से आ रही हैं भाई, ये सारी की सारी जो लाइट्स तुम्हें दिख रही हैं, ये तुम्हारी इस लाइट का फॉर्म है। लाइट जब प्रिज्म में डालो, प्रिज्म में नहीं, ये तुम एक लाइट को डालोगे ना तो इस फॉर्म में दिखती है, ये स्पेक्ट्रम है। उसमें रेडियो वेव्स भी होती है, माइक्रोवेव्स भी होती हैं, विजिबल लाइट्स भी होती हैं, इंफ्रारेड भी होती हैं, यूवी रेडिएशन भी होती हैं। और तुम्हें तो कई लोगों ने बोला होगा यूवी प्रोटेक्शन, स्क्रीन सनस्क्रीन लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, वो चश्मा पहनो, ये वो सब नौटंकी है। लेकिन ये ध्यान रख लेना, ये इसलिए नौटंकी है कि जिस दिन ये तुम्हारा ओजोन लेयर फट हो गया ना, उस दिन चाहे तुम सनस्क्रीन क्रीम में नहा लेना, चाहे काले चश्मे पहन लेना, चाहे पीले चश्मे पहन लेना, सेकंडों में तुम्हारी पृथ्वी से पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। और इंसानों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है। तुम्हें पता है सारी चीजें कि नहीं पता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पता है कि नहीं पता, ओजोन को रिकवर करने की बात की जा रही है। जो ओजोन क्यों है, ओजोन इनसे बचाने, इससे बचाने के लिए, और यही है सोलर फ्लेयर्स। कुछ लाइट है तो ये रोक देता है, कौन सी, ये तुम्हारी मैग्नेटिक जो फील्ड है, ये जो इन चीजें बहुत सारी लाइटों से छोड़ देता है। कुछ बची कुची जो आती हैं लेस हार्मफुल होती हैं, वो यूवी जो तुम्हारा ओजोन लेयर रोक देता है। और फिर जो ओजोन के बाद जो तुम्हारे पास बचती हैं, वो बचती हैं ए वाली लाइट है, इंफ्रारेड, विजिबल, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, जो ज्यादा हार्मफुल नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये नॉन आयोनाइज है। तुम्हें पता है सीटी स्कैन होता है तुम लोगों का, लिख लो साइड में, सीटी स्कैन होता है। सीटी स्कैन में कौन सी रेज यूज होती है, ये एक्सरे यूज होती है। और तुम्हारा ये होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, एमआरआई। एमआरआई में क्या होता है, माइक्रोवेव्स होते हैं। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। समझ में आया, तो ये आधी सांस से ही निपटी जा रही है। समझ में आ रहा है, तो ये सारी चीजें हैं। आ गया समझ में।
तो ये जो सोलर, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो इन हार्मफुल रेडिएशन से हमें बचाता है, ये उसको खत्म कर देता है, मतलब आने ही नहीं देता। इसी वजह से सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन को सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन में अंतर क्या है? सोलर फ्लेयर जो होती है वो कितनी स्पीड से आती हैं, जितनी ही तुम्हारी लाइट की स्पीड होती है। कितनी है लाइट की स्पीड? 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये सोलर फ्लेयर की स्पीड कितनी होती है? जितनी लाइट की स्पीड होती है। कोरोनल इसमें और इसमें अंतर क्या होती है? इसमें रेज होती है, हार्मफुल रेज, और कोरोनल मास इजेक्शन में क्या होता है? सादा पार्टिकल्स भी आते हैं, अगर ये घुस गए ना तो तुम्हारी पूरी सैटेलाइट मेटेलाइट सब नष्ट कर देंगे। तुमने देखा होगा, ये तो क्वेश्चन कई बार आए हैं यूपीएससी में कि सोलर फ्लेयर कोरोनल मास इजेक्शन होगा तो उसकी वजह से तुम्हारी अर्थ में क्या क्या चेंज हो सकते हैं। बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, तुम्हारा कम्युनिकेशन हिल जाता है पूरा, तो सैटेलाइट हिल जाती है पूरी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है तुम्हारा अर्थ, ये है तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया तुम्हारा पूरा स्पेक्ट्रम। ये कुछ आयोनाइज, नॉन आयोनाइज, कुछ रेडियो वेव वगैरह वगैरह, ये सारी वेव समझ में आ गए। ये तुम्हें पता चल गया 4 रीजन है मेनली जहां जिसकी वजह से अर्थ पे जीवन संभव हो पाता है। पहला रीजन क्या है कि हैबिटेबल जोन में है। दूसरा रीजन क्या? अर्थ मून के इंटरलॉक्ड है वो। तीसरी वजह से क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और चौथी क्या है? ओजोन लेयर की वजह से। तो अगर ये 4 चीजों में से कहीं भी कुछ गड़बड़ हो गया और 5वां एक सबसे बड़ा रीजन है जो हम थोड़ी देर में बताएंगे तुम्हें, जब तुम्हें ट्रोपोस्फेयर पढ़े नाम सुने? स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर सुने कि नाम नहीं सुने? कि आयोनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो तुम्हें ये तो पता चले पहले कि अर्थ पे जीवन क्यों है, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब आते हैं अगले पार्ट पे। कहां तक पहुंच गए थे हम? कहां तक पहुंच गए थे? हाँ, अब हमने ये जान लिया कि अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। हाँ, अर्थ के पास क्रस्ट होता है, अर्थ के पास मेंटल होती है, कोर होता है। उसको अगर डिवाइड करो तो क्रस्ट और कुछ अपर मेंटल को मिला दो तो उसे क्या बोलते थे? लिथोस्फेयर। इसके नीचे वाले पार्ट को मिला दो तो इसे बोलते हैं क्या? एस्थनोस्फेयर। और इसके नीचे वाला पार्ट होता है मेंटल, नीचे का मेंटल और कोर। अब इन दोनों का है पूरा संगम, जो तुम्हें पढ़ने हैं। माउंटेन कैसे बनते हैं, वैलीज कैसे बनती हैं, जॉर्जेस कैसे बनते हैं, तुम्हारे प्लेट्यू कैसे बने, ठीक है, ये सारी चीजें कैसे बनी, वो है इन दोनों का संगम। समझ में आया? लेकिन उससे पहले अभी हाँ, अब अपन को क्या पढ़ना है? हाँ, क्या पढ़ना है? अपन को पढ़ना है अभी अपन ने क्या किया? सिर्फ कंडीशन देखी है कि अर्थ पे जीवन कैसे आया। अब आते हैं आने वाली कहानी पे, तीसरे चौथे स्टेप पे, जीवन कैसे आया। अब भाई सब कुछ संभव हो गया कि गैसेस कहां से आई? पृथ्वी से निकली। तो ठीक है, तो जब शुरुआत टाइम चल रहा था तो यहाँ पे बहुत सारे इरप्शन हुए, वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, ये फटे, यहाँ फटा, ये फटा, ये फटा,
ये भी फटा, सब फटते चले गए। ठीक है, फटते चले गए ऊपर नीचे दाएं बाएं। ठीक है, ये सब फटे तो यहाँ से क्या हुआ, वोल्केनिक जो गैसेस होती हैं, इस बार पेपर भी आया था ये 2024 के, तो वोल्केनिक इरप्शन जब हुआ था तो बहुत सारी CO2 निकली, वाटर वेपर निकला। ठीक है, और जो दुनिया भर की जो गैसेस थी वो सारी निकली। इसके पहले कौन सी गैसेस होती थी, इस इरप्शन से पहले वो होती थी हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन हीलियम कैसे हुई, मैग्नेटिक फील्ड उस समय हमारी बन नहीं पाई थी, तो हाइड्रोजन मैग्नेटिक, तो ध्यान रखना अर्ली एटमॉस्फेयर में हमारी जो गैसेस थी वो कौन सी थी, हाइड्रोजन हीलियम। ठीक है, और जब मैग्नेटिक फील्ड हमारी बन गई तब तक हाइड्रोजन हीलियम कौन उड़ा के ले गया, ये चली गई सब बाहर, सूरज ने उगा दी। तो जैसे ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन गया, अब हमारा क्या हो गया, एक इस सूरज से हम बच गए। तो अब हमारी जो गैसेस हैं वो अब अर्थ की गैसेस होगी। अगर ये नहीं होती तो यह गैसेस भी नहीं हो पाती। समझ में आ रहा? तो ये सारी चीजें फटी तो इससे निकला CO2, वाटर वेपर, ये बहुत सारी दुनिया भर की गैसेस निकली, और ये वाटर वेपर ऊपर जाके हो गई कंडेंस। कंडेंस हो गई तो बादल बन गए। पता है ना, ये सिस्टम तो पता होगा कि जब वाटर वेपर ऊपर जाता है तो ऊपर जाएगा तो वो अपनी एनर्जी खोता जाएगा, ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी तो धीरे धीरे वो जमना शुरू हो जाएगी, और उससे क्या होते हैं, बादल बनते हैं। बादल बनते हैं कि नहीं बनते? जी हम बताएंगे बादल जब बनेंगे, जब बनाएंगे, अभी समझ लो इतना ही। बादल बादल बन गए, बादल बनेंगे तो बारिश होगी, और ये चली कम से कम, हमें नहीं पता कितने सालों तक चली, लेकिन मिलियंस ऑफ, लोग कहते हैं मिलियंस ऑफ ईयर तक बारिश होती रही। ठीक है, मतलब अर्थ बन चुकी थी 4.6 बिलियन ईयर एगो, और लाइफ शुरू हुई 3.5 बिलियन ईयर एगो। तो तुम सोचो इतने बिलियन ईयर एगो, मतलब 1.1 बिलियन ईयर एगो तक हमारी अर्थ में, मतलब जो भी हुआ हो भगवान जाने, लेकिन बारिश जब भी ऐसा हुआ तो बारिश होती रही, बादल बनते रहे, बारिश होती रही, बादल बनते रहे, बारिश होती रही, इतनी बारिश हुई धड़ाधड़ धड़ाधड़। और उस समय क्या था, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा CO2 फैली हुई थी, बहुत ज्यादा फैली हुई थी, और जब बारिश हुई तो वो CO2 कहाँ चली गई, पानी में मिल गई। आज भी समुद्रों में CO2 सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा CO2 कहाँ पे, जमीन के अंदर। दूसरे नंबर पे CO2 कहाँ है, पानी के अंदर, ओशियंस में। लोग बोलते हैं जब ओशियन का टेम्परेचर, अभी तुम बोल रहे हैं ना ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो CO2 क्या होगी, पानी से रिलीज हो जाएगी, और CO2 अगर रिलीज हो गई तो CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। पता है कि नहीं पता है? और ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, ट्रैप कर लेती है। अभी हम तुम्हें बताएंगे कैसे ट्रैपिंग रैपिंग होती है। अभी तुम बेसिक समझो, क्या समझना है, क्या समझना है, बेसिक समझो कि अभी जीवन की शुरुआत करेंगे अपन। तो CO2 का चला गया यहाँ पे, ठीक है, तो पहले सिर्फ CO2 भरी हुई थी, अब CO2 चली गई पानी के अंदर, तो ये क्या हो गया, थोड़ा शांत माहौल हो गया, हो गया। नहीं तो अगर CO2 बनी रहती यहाँ पे, बारिश नहीं होती, तुम तो ये सोचो कि किस्मत समझ लो कि अर्थ पे ही ये सिचुएशन बन पाई ऐसी। तो ऐसे नहीं कह सकते कि ये जो यूनिक चीजें हैं वो हर जगह बैलेंस फॉर्म में हो जाए। CO2 चली गई, क्योंकि CO2 रह जाती तो हमारी अर्थ की जो हालत होती वो वीनस की तरह हो जाती। वीनस के बारे में पता है कि नहीं पता है? वीनस में 95% क्या है, CO2 है। क्या है? वीनस का टेम्परेचर पता है तुम्हें कितना है, 400 डिग्री सेल्सियस, और हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है, कितना है, 50 है। मतलब अर्थ सरफेस का एवरेज टेम्परेचर कितना है, देखना कितना है। तुम लोगों को ये हाल है, कैसे काम चलेगा? सर्च करने पे देखना है, तुम खोल के देख लो,
हम नहीं खोल रहे हैं। देखो अर्थ सरफेस का एवरेज टेम्परेचर कितना है? कितना? ठीक है, और वीनस का कितना है? 400 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में है, डिग्री सेल्सियस में देखे ना कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। और वीनस का लगभग 400 डिग्री सेल्सियस। वहां पे वहां पे कोई भी मिशन नहीं जा पाते, पता? वहां जाने से पहले ही भस्म हो जाते हैं वो। क्यों है ऐसा? CO2 की वजह से। अगर अर्थ का CO2 पानी में, समुद्रों में नहीं पहुंचता तो अर्थ की हालत भी क्या होती है? एक लाल, मतलब जलते हुए गोले की तरह होती। ठीक है, मरकरी से ज्यादा गर्म है वीनस, पता है तुम्हें? मरकरी बल्कि सन के बिल्कुल करीब है, लेकिन उससे भी ज्यादा गर्म है क्या? वीनस। क्यों? CO2 की वजह से ट्रैप कर लेता है वो। तो ये चीज समझ में आ गई। तो CO2 क्या पहुंच गया समुद्र के अंदर? समुद्र के अंदर पहुंच गया तो हमारी जो ग्रीन हाउस गैस हो गई वो हो गई कम। तो हमारी सिर्फ बहुत कम बची है, शायद 0.03% हमारी जो CO2 है वो एटमॉस्फेयर में बची हुई है। समझ में आ गया? अब क्या हो रहा है? जो ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या है? ग्लोबल वार्मिंग में यही तो दिक्कत है कि आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर में बढ़ रही हैं, और वही बढ़ रही हैं तो वो क्या करती हैं? ट्रैप कर लेती हैं इंसुलेशन को, और जिसकी वजह से तुम्हारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ जो जीवन शुरू हुआ है वो इस टेम्परेचर पे रहने योग्य बना हुआ है। समझ में आया? और अगर ये वाला टेम्परेचर से चीजें ज्यादा हो जाए तो ना हम जी पाएंगे ना। अब हम तो चलो ठीक है, हम तो AC में जी लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि इस टेम्परेचर पे कितने एनिमल है जो टिके हुए हैं। तो पता है एम्फीबियन, समुद्र में जो मछलियां रहती हैं उनका जो जरा सा भी मिली डिग्री सेल्सियस भी बढ़ जाता है तो वो उनकी मौत हो जाती है, वो सरवाइव नहीं कर पाती हैं। कोरल्स के बारे में सुना होगा, कोरल रीफ के बारे में सुना होगा कि कोरल ब्लीचिंग हो रही है। सुना है सब चीजें कि नहीं सुनी है? तो ये कोरल ब्लीचिंग क्यों हो रही है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, उनका टेम्परेचर बढ़ने, सूरज का जरा वो क्या बोलते सी का जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही। ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें ज्यादा समझ नहीं आ रही, क्योंकि ह्यूमंस के पास बहुत सारे, जैसे ठंड लगी तो हमारे पास कपड़े हैं पहनने के लिए, हम सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो सरवाइव नहीं कर सकते। कोई तो ठंडों में सोते हैं अपने आप को सरवाइव करने के लिए, कुछ गर्मियों में सोते हैं। पता है सारे की नहीं पता है? एस्टिवेशन के बारे में सुना होगा तुम लोगों ने, नहीं सुना है सारी चीजें? अरे तुम्हें ये नहीं पता, भालू जो होते हैं, भालू जैसे पोला बियर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? ठंडों में सो जाते हैं, अपनी मेटाबॉलिज्म कम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ठंडों में सरवाइव थोड़ी ना कर पाते। समझ में आया? तो वो अपना बहुत सारे क्रोकोडाइल सो जाते हैं अपने गर्मियों के टाइम में, शायद गर्मियों में, ठंडों में, देख लेना। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जितने वो लोग टेम्परेचर को चेंज होने में वो जी नहीं पाते। तो अगर टेम्परेचर में चेंजेस होगा तो कई एनिमल और बर्ड्स और एम्फीबियन, फिश, ये सब क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे।
समझ में आया? तो ग्लोबल वार्मिंग से हमें ज्यादा फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन जो बायोडाइवर्सिटी है वो नाश हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी। समझ में आया सारी चीजें? तो ये सारी चीजें थी। कहाँ थे हम? हाँ, तो फिर क्या हुआ? फिर अब हमें समझ में आ गया ये सारी चीजें हो गई। अब क्या हुआ? धीरे अभी समुद्र है, समुद्र में समुद्र बन गए। अभी जीवन शुरू नहीं हुआ, लेकिन समुद्र में एक बैक्टीरिया पैदा हो गया, कैसे भी करके, मतलब हो गया होगा बहुत सारी चीजें। उस बैक्टीरिया का नाम था साइनोबैक्टीरिया। समझ में? और साइनोबैक्टीरिया, अब तुम सोचो कि जब अर्थ पे जीवन शुरू हुआ, जब ऑक्सीजन नहीं थी। समझ में आ रहा तुम्हें? जब अर्थ पे अपन बोलते हैं जनरली, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था प्री के टाइम में कि इनमें से कौन कौन सी गैसेस हैं जब लाइफ, जब शुरुआत हुई थी लाइफ की, जब कौन कौन सी गैसेस थी। तो लाइफ जब शुरुआत हो गई थी तब ऑक्सीजन नहीं थी। पता है तुम लोगों को? स्वतंत्र ऑक्सीजन नहीं थी, H2O में थी, लेकिन डायरेक्ट ऑक्सीजन फॉर्म में नहीं थी। तो ये डायरेक्ट ऑक्सीजन फॉर्म में कैसे आई? ये साइनोबैक्टीरिया की वजह से। साइनोबैक्टीरिया ने क्या किया? फोटोसिंथेसिस किया। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन में किया इसने। और इसने क्या किया? फोटोसिंथेसिस किया, और फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन पूरे समुद्र, फिर एकदम से हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन आई है वो इस बैक्टीरिया की वजह से आई है। और जैसे ही ऑक्सीजन शुरू हुई, वैसे ही तुम्हारी लाइफ क्या हो गई? बढ़ना शुरू हो गई। समझ में आया? नहीं आया समझ में? तो ये है साइनोबैक्टीरिया। तो लाइफ अर्थ पे शुरू, मतलब लाइफ शुरू हो, मतलब ऑक्सीजन से पहले लाइफ शुरू हो गई थी अर्थ पे। और जब ऑक्सीजन आई कैसे अर्थ पे? वो आई साइनोबैक्टीरिया ने शुरुआत की। और इसके बाद फिर बहुत सारे प्लांट आते गए, और बहुत सारे एल्गीज बने। ये तो बैक्टीरिया है, एल्गीज बने। एल्गीज का पता है? फोटोसिंथेसिस करते हैं वो। एल्गीज बने, प्लांट बने, और इन सब लोगों ने मिल के ऑक्सीजन बढ़ाते चले गए। तो अभी हमारे अर्थ पे ऑक्सीजन कुछ 24 के लगभग है, कितनी? 21% के लगभग है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। और नाइट्रोजन से ज्यादा प्रॉब्लम रहती नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? इनर्ट गैस है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, वो रिएक्शन नहीं करती ज्यादा। तो ये सारी चीजें अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अर्थ पे जीवन की शुरुआत कैसे हुई। समझ में आया? अब हमें पढ़ना है ज्योग्राफी। अब हम आ गए अर्थ पे, जीवन की शुरुआत। जीवन होगा तब तो देखेंगे भाई, ठीक है? जब जीवन ही नहीं होंगे तो हम माउंटेन का क्या करेंगे? अर्थ में ये कैसे पता चला कि भाई कोर वो मेंटल पिघला हुआ है? खोदा तो है नहीं हमने। आज तक का जो सबसे गहरा गड्ढा है वो 12 किलोमीटर का गड्ढा है, ठीक है? पता है कि नहीं पता है? रसिया ने खोदा था ये, है? हाँ, जहाँ भी ये पता होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, तो फिर है क्या? तो सीस्मिक वेव है। सीस्मिक वेव दो टाइप की वेव्स होती हैं, एक होती है एस वेव्स, एक होती है पी वेव्स। ये लिख लो, एस वेव जो होती है सिर्फ सॉलिड में फ्लो करती हैं ओनली, और ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, ठीक है, ये मूव करती हैं। और तुम्हें पता है कि जो वेव्स होती हैं वो सबसे ज्यादा फ्लो करती हैं सॉलिड में, स्पीड के फॉर्म में, लिक्विड में, और फिर गैस में। और ये सिर्फ सॉलिड में मूव करती हैं। समझ में आया? अब इन्हीं से सारी चीजें। अब तुम्हें एक चीज और बता देते हैं, सॉलिड, ये जो
जो सीस्मिक जो ये एस वेव है, इसे सेकेंडरी वेव बोलते हैं, इसे प्राइमरी वेव बोलते हैं। सेकेंडरी जो वेव्स है वो क्या करती है, इसका जो मूवमेंट होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ये ऐसे मूव करती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और पी वेव्स जो होती है वो होती है इसी में ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसी हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे, नहीं पता, ऐसे फिर ऐसे, हाँ हाँ ये ऐसे मूव करती है। और ये जो होती है वो फास्ट मूव करती हैं, ये स्लो मूव करती हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया तो पहले तो ये चीज हो गई। अब इन्हीं सब चीजों से पता चला कि हमारी अर्थ कैसी है। तो अभी दोनों चीजें छोड़ी गई, एस वेव छोड़ी और पी वेव छोड़ी। तो मान लो जे वाली एस, जे वाली मान लो कि एस वेव है, जे वाली पी वेव है, ठीक है। या तुम्हारा कोर है, ये तुम्हारा लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। और ये यहाँ पे सॉलिड है, तो सॉलिड में तो दोनों भड़बड़ाती हुई चली गई। और जैसे ही लिक्विड आया तो ये अब लिक्विड में आएगा तो पी वेव्स तो चलेंगी, ठीक है। लेकिन ये लिक्विड में क्या होगी, ऑब्वियसली बात है, जब पानी कोई रेज डालो, तुम लोगों ने रिफ्रैक्शन देखा है, रिफ्रैक्ट ऐसा डालते हैं, जब लाइट जाती है ऐसी, तो या तो ये ऐसी हो जाएगी या फिर ऐसी हो जाएगी, जानी थी उसको ऐसे, इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। पता है कि नहीं पता है ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये चली गई ऐसी, और लिक्विड में एस वेव पूरी गायब, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये तुम्हारी एस वेव जा रही है, ये तो जा रही है, ये पी वेव जा रही है, ऐसी जाएंगी ये, ठीक है। समझ रहे हो, ये पी वेव जा रही है और ये ऐसी चली जाएंगी, जे ऐसी चली जाएंगी। अब ये पूरी जे ऐसी ऐसी जाएंगी, जे वाला समझ में नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया होगा। अरे मतलब समझने वाली बात है, जो पी वेव्स हैं वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में चली जाती हैं। एस वेव सिर्फ सॉलिड में, अब जहां जहां सॉलिड होगा वहीं तो एस वेव जाएंगी, लेकिन अब यहाँ पे बीच में लिक्विड आ गया तो एस वेव वही पहुंच ही नहीं पाई, बीच में गायब हो गई। तो वो सब यहाँ से तो यहाँ कभी एस वेव मिलेगी नहीं। और यहाँ पे ना तुम्हें सॉलिड, जहाँ तुम्हें वो एस वेव मिलेगी ना पी वेव मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये सॉलिड पड़ जाता है ना, तो यहाँ से वो ऐसी निकल जाती है, ठीक है। तो इस जोन को क्या बोलते हैं, शैडो जोन। और यहाँ एस वेव नहीं मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पी वेव मिलेंगी, यहाँ एस वेव मिल जाएंगी, एस और पी यहाँ पे दोनों मिल जाएंगी, एस और पी यहाँ दोनों मिल जाएंगी, ठीक है। ये तुम देख लेना अच्छे से उस डायग्राम को, तुम्हारी सारी किताबों में ये होगा, ठीक है। बस तुम्हें ये समझना है कि ये जो जोन होगा वो शैडो जोन है। शैडो जोन में ना तुम्हें एस वेव मिलती है ना पी वेव मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि जो पी वेव जो सॉलिड यहाँ लिक्विड फॉर्म में जा रही थी, लेकिन वो सॉलिड आते ही क्या हो जाती है, इसी में सॉलिड से बहकी हुई बाहर निकल जाती है। तो बाहर कौन सी निकली, यहाँ निकली पी वेव, एस वेव तो आई नहीं। तो हमें पता है कि एस वेव अगर नहीं आई तो हमें बीच में पता चल गया कि यहाँ तो क्या है, लिक्विड है, ये तो पता चल गया हमें लिक्विड है। और जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, अब हमें ये कैसे पता चला कि पी वेव्स में बीच में सॉलिड है, वो इस शैडो जोन की वजह से, स्पीड से भी पता चला।
क्योंकि वो तो फिर स्लो हो जानी है, यहाँ स्लो हो जाएगी, यहाँ स्लो हो जाएगी। लेकिन वो शैडो जोन की वजह से क्या हुआ कि ये सॉलिड था तो वो सॉलिड में चली गई और फिर वो यहां से निकली। ये शैडो जोन पड़ा तब हमें पता चला कि बीच में कहीं ना कहीं सॉलिड है। नहीं समझ में आया? तो ये पूरा जोन है, तो इससे हमें पता चलता है कि बीच में ये सारी चीजें हैं। ठीक है, बेसिक ज्योग्राफी की शुरुआत है अभी। समझ में आ गया? तो तुम्हें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2023 में क्वेश्चन आ चुका है इससे, एस वेव और पी वेव्स पे फ्री में, और ये पूरा का पूरा तुम्हारे मेंस में भी आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, पूछ ले तो। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आया? तो अब हम चेक कर लो वो 2023 का क्वेश्चन। मतलब ज्योग्राफी तो सबसे शुरू ही चल रही है। समझ में आ गया इतना सब कुछ? अब इसके बाद क्या पढ़ते हैं अपन? अब अपन को कुछ नहीं पढ़ना। ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें हैं जो सबको पता होंगी। ये बीच से निकलती है इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है। तो जो ऐसी लाइंस जो होती हैं उन लाइन को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। हाँ ठीक है, मतलब देख लेना लैटिट्यूड होती हैं, और यहाँ से जो निकलती हैं वो क्या होती हैं? ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड हो गए। तो इनका जो सेंटर पॉइंट है, जैसे इसका एक सेंटर पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं इक्वेटर, और इसको बोलेंगे प्राइम। ठीक है, ये जो जे वाली जो इक्वेटर वाली जो होती है वो पूरी की पूरी एक ग्लोब है, मान लो। तो ऐसे पूरी घूम रही है, मतलब ऐसी पूरी है, तो ये पूरा 360 को रिप्रेजेंट करती है, और ये आधी दिखाई देती है, मतलब 180 को दिखाई देती है। और ये ऊपर जैसे जैसे जाएंगी, मतलब यहाँ 0 है तो ये ऊपर जाएंगी, फिर ऊपर जाएंगी, ऊपर जाएंगी, तो यहाँ तक आते आते कितनी हो जाती है? 90 डिग्री पोल्स पे। ये हमारा पोल्स है, ठीक है। इनका पूरा गेम है, क्योंकि हमें इक्वेटर पता होना चाहिए, स्पेशली हमें लैटिट्यूड के बारे में तो आइडिया होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम इन्हीं के बेसिस पे सारी चीजें निकालेंगे, ठीक है। लैटिट्यूड वो तुम्हारा ट्रॉपिक जोन क्या होता है, पोलर जोन क्या होता है, सब ट्रॉपिकल जोन क्या होता है, ये सब यहीं से पता चलेगा तुम्हें, लैटिट्यूड से। तुम्हारा टाइम जोन जो होता है ना, स्टैंडर्ड टाइम जोन, वो पता चलता है प्राइम मेडिटेरियन से, इसे ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। और इस साइड जब हम जाते हैं तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, पता है। ये नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फीयर। इस साइड हम देखते हैं, इस साइड हम देखते हैं तो ईस्ट, और इस साइड हम देखते हैं वेस्ट। तो जैसे जैसे ये मान लो ग्रीनविच लाइन है, ग्रीनविच लाइन इसके इस साइड जाते हैं तो ईस्ट पड़ता है, इस साइड जाते हैं तो वेस्ट पड़ता है, ठीक है। पता है कि नहीं पता है? अब देखो, जो भी ये जनरल इंफॉर्मेशन है, इसमें कुछ है नहीं है। जैसे हम 1 डिग्री ईस्ट की ओर जाएंगे, मतलब हमारा कितना बढ़ेगा? 4 मिनट। पता है कि नहीं पता है? 1 डिग्री 4 मिनट बढ़ता है। तो जैसे जैसे हम देखते हैं तो हमारी जो मतलब ये तो हमसे जनरली बता रहे हैं ऐसे कि ये हमारा इंडिया है, ठीक है, मान लो इंडिया है, तो इंडिया हमारा यहाँ से और यहाँ तक है। तो ये कुछ कहाँ से शुरू होता है? कुछ 37, कुछ देख लेना जितना भी हो,
ये अब हमें याद नहीं है एग्जैक्टली। तो हमने इतना हमें पता है कि 37 नहीं है, शायद 62 के लगभग है, देख लेना है जितना भी हो। ठीक है, एक ए पोर्शन ए 4 चीजें जरूर देख लेना। 69 98 तक है, ये ईस्ट। तो इसके जो बीच में हमने एक स्टैंडर्ड लाइन बना दी थी 82 डिग्री के लगभग। ठीक है, तो अब तो 82 डिग्री में हमारा कुछ 5 आवर कुछ 30 मिनट्स आते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। तो ये कैसे आते हैं 5 आवर 30 मिनट, 1 डिग्री, जैसे ही अब तुम 82 डिग्री का निकालोगे तो तुम्हारा 5 आवर 30 मिनट आ जाएगा। ये सब कैलकुलेशन इसलिए नहीं बताना है अपन को, ना करने की कोई जरूरत है, जब करोगे तो ये चीज पता चल जाएगी। नहीं समझ में आया कि 1 डिग्री में 4 मिनट हैं। ठीक है, तो 82 डिग्री में कितने होंगे, 4 इंटू 82, इसको ऐड कर दोगे और फिर इसको डिवाइड कर देना, डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमें आवर में निकालना तो बाई 60, खत्म। ठीक है, तो निकल जाएगा तुम्हारा 5 आवर 30 मिनट लगभग। अगर एग्जैक्ट चीज होगी तो निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो टाइम पीरियड है जब हम देखते हैं तो ग्रीनविच से हम 5 घंटे 30 मिनट आगे की ओर है, तो जो पीछे की ओर चले जाते हैं तो वो पीछे चले जाएंगे। तो हम देखते हैं कि जब हमारा पीछे जो वेस्टर्न में जो टाइम हो रहा होगा वो हमारे अपने टाइम के देखते हैं कि उन वहां पे अगर रात हो रही होगी तो हमारे इतने घंटे हम आगे हैं। ठीक है, वो एग्जैक्टली 12 घंटे नहीं होगा, जितना भी घंटे होगा देख लेना। ठीक है, और जैसे जैसे तुम और आगे तक चले जाओगे तो तुम्हें देखो 1 दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये क्वेश्चन तुमने देखे, तुमने एक लाइन देखी होगी यहाँ, अलास्का नहीं, रसिया और अलास्का। तो जैसे तुम एस के बीच में एक इंटरनेशनल लाइन निकली है कि नहीं निकली, तुम अभी एटलस नहीं होती, खोलो एटलस को। ये देखो बीच से निकली होगी एक इंटरनेशनल लाइन। अरे पता नहीं, देखो ये वाली लाइन समझ में आई, प्राइम मेरिडियन लाइन है, ये इक्वेटर लाइन है। ठीक है, कैसा है अटलास भाई, ये निकली तो है, इतनी बड़ी लाइन नहीं दिख रही तुम लोगों को, ये जा रही है रेड वाली, जो रेड लाइन ही तो तुम्हारी इंटरनेशनल लाइन है। इन्हें लिखा नहीं है कहाँ कुछ तो, जे 20 से नहीं, हाँ जे ऐसे पास हो रही है। जे देखो ये है तुम्हारा अलास्का और ये रसिया के बीच से निकल रही है। अब इसको ऐसे गोल कर दो ना, ऐसे चिपका के, इन्हें दिखाई नहीं है पूरी। ये है लेकिन इंटरनेशनल लाइन है रेड वाली, इन्हें लिख के भी नहीं दिया, क्या गजब ही आदमी है। लो यही लाइन है, इसे इंटरनेशनल लाइन कहते हैं। और जैसे ही तुम इस यहाँ से यहाँ पे जाओगे तो तुम्हारे लिए 1 दिन कम हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ आ जाओगे तो तुम्हारे लिए 1 दिन बढ़ जाएगा बस। तो तुमने जैसे मान लो कि यहाँ पे 1 जनवरी की पार्टी कर ली, ठीक है, तो अब ये पार्टी पूरी खत्म कर ली, अब तुम यहाँ पे वापस जाके फिर जन्म पार्टी कर लो। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
तो ये पूछ सकता है पेपर में कि तुम ईस्ट से वेस्ट की ओर जाओगे या कहाँ से कहाँ जाओगे, तो एक दिन कम होगा कि बढ़ेगा। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो अभी शुरुआत होने से पहले तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये समझ में आ गया सब तुम्हें, इक्वेटर वगैरह सब कुछ, प्राइम मेरिडियन टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, कई स्टैंडर्ड टाइम कई देशों में तो बहुत ज्यादा बने हुए हैं। रसिया में शायद 5-6 बने हो, पता नहीं जितने बने हो। ठीक है, ये हो गया। एक दो चीजें और जान लो पहले। ये अर्थ है, ये तुम्हारा सन है। ये चीज अर्थ जो है, अर्थ ही नहीं है, सारे के सारे जितने प्लानेट है जो अर्थ के अराउंड घूमते हैं वो इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। पता है कि नहीं पता है? सर्कुलर पाथ में नहीं घूमते हैं वो। ये अगर सन है तो ऐसे घूमते हैं, तो ये अर्थ होगी। ठीक है, एक पार्ट जब इलिप्टिकल का जो सबसे पास वाला रीजन होगा ये दूर वाला होगा, तो इस दूर वाले को बोलते हैं एपहीलियन और इसको बोलते हैं पेरिहीलियन। क्या ये हिंदी में क्या बोलते हैं वो सौर, अपसौर, उपसौर। हाँ ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। जो दूर वाला रीजन होता है वो एपहीलियन बोलते हैं, एपीहीलियन बोलते हैं, जो भी है देख लेना। एक पेरिहीलियन होता है। कुछ चीजें और जानना जरूरी है। सन ये तुम्हारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है जो तुम्हें शुरुआत होने से पहले बेसिक पता होना चाहिए, नहीं तो तुम कहो ये क्या चल रहा है, चल नहीं रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आया? ये तुम्हारा सन है। सन की जो रेज होती हैं, देखो एक तुम्हें पता होगा ये क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ, ठीक है, ये दो चीजें पता है कि नहीं पता है? तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो सन की जो रेज होती है, मतलब जो सन सीधा आता है वो इन्हीं दोनों के बीच में घूमता रहता है। तो जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का जब तुम्हारा एक टाइम पीरियड आता है, जैसे जून, जिसे हम जून बोलते हैं, कौन सा जून बोलते हैं, 23 जून है शायद, 21 जून है, 21-23 जून है, जो भी जून है, यहाँ सूरज कहाँ होता है, यहाँ पे। दो टाइम में, एक जनवरी के टाइम में, एक सितंबर के टाइम में, यहाँ पे होता है इक्वेटर के ऊपर। 3 जनवरी, जुलाई में, सितंबर में 4 जुलाई। ठीक है, देख लेना, इसे इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर रहेगा, और जब इक्वेटर के ऊपर रहेगा तो डे और नाइट क्या रहेगा, सेम। और यहाँ पे जब ऊपर रहेगा सर के ऊपर, तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में डे जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, रात में बहुत छोटी होंगी। समझ में आया ये चीज? और ऐसे ही होता है यहाँ पे को दिसंबर के टाइम में होता है, 21 और 23 दिसंबर या जो भी है देख लेना। ठीक है, डेट, ठीक है 22 दिसंबर, ठीक है 22 दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। तो क्योंकि हम तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो यहाँ पे दिसंबर में आएगा। पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल नहीं पता होगा, वो भी हम बता दे रहे हैं। तो अभी सब इतना जान लो कि कैप्रिकॉर्न के ऊपर आएगा। तो जो सूरज की जो रोशनी होती है वो यहाँ तक रहती है, यहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम जा पाती है। समझ में आया? इसलिए यहाँ पे ठंड काफी रहती है। ये यूपीएससी में 2024 का क्वेश्चन था।
ये अंटार्कटिका पे तो बिल्कुल नहीं जाती होगी नीचे। नहीं जाती, तभी तो बस सूरज वो वहां पे जमा रहता है। 6-6 महीने का होता है यहाँ पे। 6 मंथ में ठंडक रहती है, 6 मंथ में दिन रहता है, 6 मंथ रात रहती है। निकाल लो 2024 का क्वेश्चन। इतने इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं और जब नहीं आते तो बिल्कुल गलत कर देते हैं हम। और ये 2000 सिर्फ इतने से पॉइंट से 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं 2-2 नंबर के। निकालो एक 2022 का पेपर निकालो, एक 2023 का पेपर निकालो। आंसर बता, जब पता है तो। ऑप्शन में नहीं देखा, वो बस दिया करके देखा और वो 1 जून 21 जून है, ठीक है। on June 21 every year which of the following latitude experiences sunlight of more than 12 hour। तो भाई 12 आवर तक तुम्हारा सबसे ज्यादा, हमने बताया तो बढ़ा देने यहाँ होगा। बंद ही हो गया, ये कैसा फोन है इतनी जल्दी बंद। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया। और अगला क्या है, हाँ आर्कटिक सर्किल होगा भाई। 6 महीने जब यहाँ पे होगा तो 6 महीने दिन भी तो पड़ेगा। जब इस साइड आ जाएगा तो ये 6 महीने रात हो जाएगी। यहाँ पे बताया तो है सारी चीजें। तुम लोग ध्यान नहीं देते हो बातों पे। 2 और 4 आएगा उसका आंसर। बताया है ना भाई कि जब यहाँ होगा तो 6 दिन पड़ेगा, 6 महीने। 6 महीने जब यहाँ पे होगा तो क्या होगा, 6 महीने या दिन होगा। और जब यहाँ पे होगा तो यहाँ 6 महीने रात होगी। और ऐसे ही यहाँ पे होगा। नहीं समझ में आया? आर्कटिक सर्कल में नहीं आया समझ में? देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यही इंफॉर्मेशन से तुम्हारे 2 क्वेश्चन बन गए। पहले भी सेम क्वेश्चन आया, उसके बाद थोड़ा उन्होंने मॉडिफाइड करके और थोड़ा सा पूछ लिया आगे कर। समझ में आ गया? तुम सोच रहे हो ये छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है, छोटी मोटी इंफॉर्मेशन नहीं है ये। जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दे रहे हैं हम तुम्हें, तुम लोग इसका मतलब नहीं समझ रहे हो। क्या है, वैल्यू नहीं करते आदमी चीजों की। ये समझ में आ गया? तो तुम लोगों को इतना सब समझ में आ गया कि सन और ये चीज कभी भी ये ध्यान रखना, सन कभी भी मूव नहीं कर रहा है, अर्थ मूव कर रहा है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। ठीक है, अब तुम लोगों को ये सारी चीजें पता होना चाहिए, इसलिए हमने तो बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब चीजें तो जब आगे जाके पढ़ोगे ना, तुम्हारा पूरा क्लाइमेट, तुम्हारी विंड सिस्टम, तुम्हारा सब इन्हीं सब चीजों से ओरिजिन होता है। ठीक है, ये सब चीजें हमने तुम्हें आज जो चीजें तुम्हें बताई हैं, पूरी चीजें बेसिक बताई हैं। ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में तुम्हें यही सब पढ़ना है। टेक्टोनिक प्लेट का जो शुरुआत होगी तो तुम्हें, जब तक तुम्हें लिथोस्फीयर और एस्थनोस्फीयर नहीं पता होगा तो तुम्हें टेक्टोनिक प्लेट के बारे में नहीं पता होगा। और टेक्टोनिक मूवमेंट जब होता है तभी जाके तुम्हारे लैंडफॉर्म बनते हैं, माउंटेन बनते हैं, प्लेट्यू बनते हैं, सारी चीजें बनते हैं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी। अब अपन शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो तुम्हें देनी थी हमने दे दी। अब ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना होता है समझ में आ गया? बेसिक ज्योग्राफी समझ में आ गई, मतलब